ब्रोंकियल अस्थमा एक ऐसा डिजीज है कि देखिए एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है। ये जड़ से ठीक नहीं होता है। ये होता है, ठीक हो जाता है, फिर होता है, ठीक, फिर चलता रहता है। और इन बिटवीन एक्यूट एग्जासर्बेशन भी होती है, जिसमें कि दवाइयों का ज़रूरत होता है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और मेडिसिन काफ़ी लेना पड़ता है। इंडिया में लगभग 38 मिलियन केसेस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा है, बोथ चिल्ड्रेन और एडल्ट को मिला के। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर इतना तो नंबर है, दैट इज जस्ट ए नंबर, लेकिन जिसको बार बार थ्रू आउट द लाइफ होता है, आप हिसाब लगाएंगे कि एक बंदे को अगर अस्थमा इनका थ्रू आउट ऑफ द लाइफ अगर रिपीटेडली अटैक होगा तो 38 मिलियन लोगों को कितने बार हो रहा होगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट तो जो पर्टिकुलरली इनहेलर्स ट्रीटमेंट है, आप सबको पता है, आई थिंक पब्लिक को भी पता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसका जो डोज, जो मात्रा, नंबर ऑफ इनहेलर्स, हम इसको धीरे धीरे डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी रिक्वायरमेंट हम इसको बढ़ाते हैं। कई बारी मोर देन वन इनहेलर का यूज होता है, कई बार इसका डोज बढ़ा के देना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन दी सीवियरिटी। तो जैसे आप देखेंगे कि पर्टिकुलर डोज या पर्टिकुलर लेवल से जब क्रॉस कर जाता है इनहेलर के अलावा, फिर हम इनको ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना पड़ता है, जिसको स्टेरॉइड का बहुत मेन प्रॉब्लम स्टेरॉइड के साथ है कि इसमें काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, वेट बढ़ जाना, शुगर बढ़ जाना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना, पेट में एसिड पेप्टिक डिजीज या एसिडिटी बढ़ जाना, ऐसे कई प्रॉब्लम होती हैं जब जो लोग बार बार और बहुत देर तक स्टेरॉइड लेते हैं। अस्थमा दमा को लेके स्पेशली जब हम उनसे पूछते हैं कि आप थेरेपीज कैसे ले रहे हो, इनहेलर्स कैसे ले रहे हो, तो एक जो मिथ मैं अपनी ओपीडी में यूजली देखती हूँ, स्पेशली सम ऑफ जो फीमेल पेशेंट्स होते हैं, अभी भी उनमें थोड़ा सा ये रहता है कि इनहेलर लेना पड़ेगा, इसकी आदत पड़ सकती है, या उनको आगे कभी शादी में दिक्कतें आ सकती हैं। तो वहाँ थोड़ा सा एक एम्पैथेटिक अप्रोच रखनी पड़ती है अपनी ट्रीटमेंट को लेके कि ऐसा कोई ये बीमारी, ऐसा कोई सोशल टबू नहीं है जिसकी वजह से आपकी आने वाली लाइफ पे इफेक्ट हो, और इनहेलर्स बड़े सेफ होते हैं, उनको हम सेफली यूज़ कर सकते हैं। अस्थमा हमारे देश में बेसिकली हमारी नानी दादी, हमारी माँ, हमारे पड़ोसी सब इलाज करते है ना। घर का रास्ते में बैठा हुआ वैद्य भी अस्थमा का इलाज करता है। लेकिन यही वजह है कि हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ना तो हम 95% का डेटा है हिंदुस्तान, इंडिया के अस्थमा मैनेजमेंट का जो प्रॉपरली ट्रीट नहीं होते। तो हम उन मरीज़ों के इलाज के लिए बैठे हैं बेसिकली, जो इस तरीके से इलाज करा के एक सीवियर अस्थमा की शक्ल ले चुके होते हैं, जिनका इलाज नॉर्मल अवेलेबल दवाइयों से मुमकिन अब नहीं होता। उनको अब आगे की ज़रूरत है। अब वो हमारे समाज के लोग नहीं ठीक कर पाते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट, हम इस काम को, हमने इस काम का बीड़ा उठाया। इसमें हम बेसिकली कुछ नई दवाइयों के बारे में, जैसा सर ने आपको डिटेल में बताया, वो इस्तेमाल करते हैं जो अंडर सुपरविजन किया जाता है। वो केमिस्ट के पास नहीं मिलता, वो प्रिस्क्रिप्शन पे हम लिखकर नहीं दे सकते, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन क्लियर तरीके से लिया जाता है। इंटरनेशनली प्रैक्टिस यही है, और उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों तरफ से देखना पड़ता है। इन दवाइयों का फ़ायदा ये होता है, इनके बारे में शायद तो लोगों को पता भी ना हो, इन नई दवाइयों का फ़ायदा ये है कि ये इंजेक्शंस हैं, महीने या 2 महीने में एक बार लगाए जाते हैं, और इससे अस्थमा की वजह से होने वाले जो सिम्टम्स होते हैं, जो उसकी वजह से अटैक्स आते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है, वो सारी इम्प्रूवमेंट में बहुत मदद मिलता है।
हर लेवल पे ट्रीट हो सकता है, बट हम चाहते हैं उन पेशेंट जो आम दवाइयों से कंट्रोल नहीं होते, पीड़ित रहते हैं, बार बार सफ़र करते हैं और जिसकी वजह से उनकी सेहत और उनके लंग फंक्शन वक्त के साथ बिगड़ती जाती है। हम चाहते हैं कि उन पेशेंट्स को हम आइडेंटिफाई करें जो इन नए मोड्स ऑफ थेरेपी से शायद बेनिफिट मिले, उनकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो सकती है इस इलाज के साथ। और हम बाकी अवेयरनेस लाना चाहते हैं बाकी डॉक्टर्स में भी और पेशेंट्स में भी, ताकि हम पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें कौन सा पेशेंट कौन से लेवल पर ट्रीट होना चाहिए, ताकि हम फर्दर उनको उस स्टेज तक वहाँ से हम क्योर करने की कोशिश करें या ट्रीट करने की। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की शुरुआत की है, जिसके अंदर आप और क्या करेंगे? एक ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ कि हम सही तरीके से सही पेशेंट्स को हम ढूंढ पाएँ ताकि बेनिफिट पहुंचा पाएँ। सेकंड, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टरों में अवेयरनेस, और इस तरह के हम एक्टिविटीज़ और करेंगे, सिर्फ डॉक्टरों के बीच में नहीं बट आम जनता के बीच में, आप जैसे लोगों के सहारे, ताकि हम मैसेज को हम पहुंचा पाएँ कि ये इलाज बहुत आसान है करना और ये सिचुएशन जो सिवियर वाली है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से शुरुआत में अगर इलाज कर लें। ये वाली हालत जहाँ पे दवाइयाँ भी सिर्फ महंगी नहीं है, बट इसके वजह से जो बार बार छुट्टियाँ लेनी पड़ती हैं, चाहे स्कूल में बच्चा हो या चाहे वो नौकरी पेशा इंसान हो, आजकल सब सैलरी कट जाती है ज़्यादा छुट्टियाँ लेने पे, और ऊपर से जो तबीयत बिगड़ती जाती है वक्त के साथ, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। उसी वजह से हम लोग ये प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। और कुछ इन्वेस्टिगेशन भी होंगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जिसमें हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, FOT यानी कि छोटी सांस की नलियों में कितनी सिकुड़न है से लेके, ताकि हम कैटेगराइज कर सकें कि किसकी कितनी फेफड़े की कैपेसिटी है, किसको आगे जाके एक्सेसरबेशन हो सकती है, नहीं हो सकती है, किसको क्या ट्रीटमेंट चाहिए। सो कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी ऐसी होंगी जो हर जगह नहीं अवेलेबल होंगी, और वो हम लोग ही कर पाएंगे बीइंग अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीन्स या अपैरेटसेस कह सकते हैं। मेनली मैसेज आपके माध्यम से यही रहेगा कि जो एक सीवियर एज़मा है जिसमें आगे एक स्टॉप लग जाता था कि वो इन्हेलर स्टेरॉइड पे डिपेंडेंट हो गए, तो उसके लिए भी कुछ थेरेपीज़ अब अवेलेबल हैं और उसका एक प्रोटोकॉल है जो कि स्टैंडर्डाइज्ड और यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल है जो कि अवेलेबल हो गया, जिसको लोग अवेल कर सकते हैं और अपनी लाइफ आने वाली बेटर ढंग से कर सकते हैं। के माध्यम से हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि दमा है तो उसका कंट्रोल और उसका इलाज पॉसिबल है, चाहे कैसा भी दमा हो हम कंट्रोल कर सकते हैं। नए नए जो दवाइयों का इजाद हुआ है इंटरनेशनली अवेलेबल है, अब इंडिया में भी हर चीज़ अवेलेबल होती जा रही है, और उसके माध्यम से हम कैसी भी बिगड़ी हुई दमा हो उसको कंट्रोल करने में अब सक्षम होते जा रहे हैं। तो हम अपने सेंटर पे यही सब चीज़ें इंडिया में करना चाहते हैं।